गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो झारखंड उत्पाद सिपाही का जीके जीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गया। तो यह आपको उत्पाद सिपाही या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या एलपी की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आज का प्रैक्टिस जीके का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें से आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये आपका उत्पाद सिपाही के जो उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर 3 में आता है, जिसमें से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न बोलता है, सिंधु घाटी जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? मतलब सिंधु जो सभ्यता जो फैली हुई थी, इनका ताकत क्या था कि किस कारण ये इतना महत्वपूर्ण हुआ था? पहला ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी बोलता है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, और ऑप्शन नंबर बढ़ाई गिरी। तो किसके माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता इतनी ताकत हुई, इतना फैल गई थी माध्यम से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार। तो व्यापार के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या था? व्यापार नगरी या सभ्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इतना भी आप लोग याद रखते हैं। आज सिंधु जो सभ्यता थी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण ताकत क्या था? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का ना उनका सबसे ज्यादा विकास था, अच्छा फैला हुआ था। इसीलिए इस समय फिर किसी अर्थव्यवस्था के बाद जो दूसरे स्थान आएगा तो कौन सा आ जाएगा? कृषि, पशुपालन, ये सब भी उसका योगदान करता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के राष्ट्र प्रतीक चिह्न उल्लेख में सत्य में जयते शब्द कौन सा उपनिवेश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है क्या है? प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से और केनोपनिषद से। तो 4 उपनिवेशों का नाम है, बताइए किस उपनिषद से सत्य में जयते लिया गया है? चलिए, तो सही आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? मुंडकोपनिषद। तो सही आंसर मुंडकोपनिषद। तो भारत में राष्ट्र प्रतीक चिन्ह उल्लेख सत्य में जयते का मुख ये वाला से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं ऋग देवी काल की आर्यानी किसकी देवी है? तो बताइए ऋग देवी काल के आर्यानी किसकी देवी है? चलिए, तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं वन की, ऑप्शन नंबर सी में बोलता है पवन की, ऑप्शन डी में उषा काल के। तो यहाँ पे बोलते हैं बताइए कि आपको मतलब कि ऋग देवी काल के आर्यानी किस देवी को माना जाता है? चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वन को। तो ऋग्वेदी काल के जो ये माना जाता है, वन को ही आर्यनी देवी माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद काल में इंद्र अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में भी स्थापित है। ऋग्वेद काल में क्या है? अग्नि था, तो ये भी याद रखिएगा। अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, ये सब देवता जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है उस समय। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो बौद्ध परिषद प्रथम कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, कश्मीर में, राजगीर में या पाटलिपुत्र में? चलिए, तो सही आंसर क्या है? राजगिरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजगिरी। तो पहला होता है राजगिरी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजगिरी में होता है, राजगिरी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा और आपको डिटेल बता देते हैं। जैसे राजगिरी, तो राजगिरी में कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी के मतलब जो उस समय का जो शासक हो ना, अजात शत्रु के समय। तो ये भी याद रखेगा, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। एक मिनट, इसको टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अजात शत्रु के समय में ये करवाया था, अजात शत्रु ने करवाया था। और उसके बाद जो इसका अध्यक्षता कौन का था? महाकश्यप। महाकश्यप, तो अध्यक्षता इसका महाकश्यप था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध का अर्थ होता है क्या? होता है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली? तो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ये भी आप लोग याद रखें, बुद्ध मतलब ज्ञान की प्राप्ति। अब उस समय महात्मा बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति का कब? 6 वर्षों में, मतलब 6 वर्ष की साधना के पश्चात इन्होंने तो कब मतलब 35 वर्ष की उम्र होते होते उनके क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कब प्राप्ति था? तो रात था वैशाख पूर्णिमा का रात। तो ये भी याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा का। वैशाख पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा का रात था। तो ये भी याद, कौन सा? पीपल वृक्ष के नीचे। तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको बोध की प्राप्ति होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो बताइए किस मुगल शासक की पत्नी थी? चलिए,
तो कहाँ थे? जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। तो ये भी याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी था। और इसका दूसरा नाम, मूल नाम था मेहरुन्निसा। तो यह भी रखिएगा, मेहरुन्निसा मूल नाम था इसका, मेहरुन्निसा के नाम से यह मतलब प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पे था? तो बताइए चित्रकाल मतलब चित्र बनाने वाला राजा कौन सा था? देखिए, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। चलिए बताइए। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जहांगीर। तो ये चित्रकाल जो बनाने का काम करता था कौन था? जहांगीर का काम था। जहांगीर क्या कहता? चित्र बनाते थे, ये मतलब उस समय चित्र में बहुत ज्यादा फेमस था जहांगीर। क्वेश्चन नंबर देख देते हैं। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो बताइए, राजकुमार जो है खुर्रम, इसका बचपन का नाम है खुर्रम, तो वो आगे चलकर इसका नाम क्या हुआ था? शाहजहां, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे एक अकबर दे दीजिए, ठीक है, अकबर। तो ये शाहजहां होगा, बाबर होगा, अकबर और जहांगीर, चार दिया है। तो बताइए वो राज खुर्रम का बचपन का नाम है, तो उसका बाद में फिर उसका क्या नाम था, ये बताइए आप लोग। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है शाहजहां। तो ये भी याद रखिएगा, शाहजहां। शाहजहां जो कहा किसका पुत्र था? जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री के साथ जगत गोसाई जोधाबाई के साथ मतलब कि ये गड़बड़, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, उसका बचपन का नाम खुर्रम था। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी जी का राज्याभिषेक हुआ था। तो बताइए शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1627 में, 1674 में, 1680 में और 1670 में? बताइए। चलिए, तो सही आंसर क्यों हम लोग बढ़ते हैं 1674। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1674, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? तो सिपाही विद्रोह, जो कोई भी 1857 का क्रांति वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे 1857 का, तो वो वाला अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले अपलोड किए हैं। तो जो नहीं देखे हैं तो वो वाला आप लोग देख लीजिएगा। इससे इससे मतलब विद्रोह का सारा एमसीक्यू करवा दिए हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला ऑप्शन राजकोट में, ऑप्शन नंबर चंपारण, ऑप्शन नंबर बरेली, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। यहाँ पे डी है मेरठ। बताइए। तो सिपाही विद्रोह का हुआ मेरठ से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ होता है। चलिए, 1857 का होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले अपलोड किए हैं, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय मानक समय किस रेखावंश में अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय पूछा है। पहला है 75 डिग्री 5 डिग्री से, ठीक है, रेखांश में 82 5 डिग्री रेखांश में, 90 से 5 डिग्री रेखांश में, और 0 तो समय रेखा किस रेखांश में अपनाया जाता है, ये पूछा है। तो सही आंसर होगा 82 5। तो ये वाला याद रखिएगा, 82 5 डिग्री रेखांश में, इस रेखांश में ये वाला में ये होता है, मानक रेखा अपनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा सा आप बताते हैं, भारत का जो दक्षिणी बिंदु पॉइंट, जिससे को बड़ा जो भारत का दक्षिणी बिंदु पॉइंट है, जो कौन सा है, ये याद रखिएगा, निकोबार द्वीप। तो निकोबार द्वीप, दक्षिणतम बिंदु पॉइंट निकोबार द्वीप से स्थित है, और यह इसी को इंदिरा पॉइंट है, जिसे क्या होता है, पिगमेंटर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेंटर पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। और भारत के मुख्य क्या भूमि दक्षिणी छोर में, ये मतलब कि यहाँ से लेके क्या दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? अब जस्ट बताया, दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी, कैलेमी पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट और त्रिवेंद्रम स्थित कोलमनम। चलिए बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा निकोबार द्वीप और इंदिरा पॉइंट। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूल एक अंग था, उपमहाद्वीप का मूल अंग था जुरासिक लैंड, अवध का, अंगवारा का लैंड और गोंडवाना का लैंड। तो बताइए उपमहाद्वीप का मूल अंश क्या था? चलिए, तो कहा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना का लैंड। तो ये भी याद रखिए, गोंडवाना का लैंड ये कहाँ कहाँ में स्थित है? आदि में इसका भाग है, तो जैसे गोंडवाना लैंड कौन का, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिणी अमेरिका अमेरिका में है, मेगास्टर आदि में इसके भाग पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा? तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा कहाँ से है? केरल, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? सबसे लंबी भूमि तटरेखा कहाँ पे है, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ गुजरात। गुजरात में क्या है, सबसे लंबी तटरेखा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोलते हैं राज्य और उनकी राजधानी का सही जोड़ बताना है। नागालैंड शिलांग में है, झारखंड रांची का है, उत्तराखंड का नैनीताल और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। चलिए बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है, तो ये भी याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए नागालैंड का कहाँ हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा, तो ये याद रखिएगा कोहिमा, नागालैंड का कोहिमा। उत्तरांचल, उत्तरांचल को बोलता है उत्तराखंड, उत्तराखंड का कहाँ था, देहरादून, देहरादून, तो ये भी याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या होता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तो ये भी याद रखिएगा रायपुर, इनकी राजधानी का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पे आती है। योजनाबद्ध व्यवस्था कौन सी पद्धति पे, पूंजीवादी व्यवस्था पे, पारंपरिक व्यवस्था पे, अधिकार व्यवस्था पे और समाजवादी व्यवस्था पे। चलिए तो सही आंसर समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी अर्थव्यवस्था पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता का अर्ध टिकाऊ वस्तु है। तो ये इकोनॉमिक्स है, 4 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में भी आने का। तो अर्ध टिकाऊ वस्तु पूछे, कार और टेक्नोलॉजी से, दूध और दुग्ध उत्पादन, खाद और अन्य उत्पादन और पंखा और बिजली जैसे विद्युत उपकरण। तो उपभोक्ता का अर्ध टिकाऊ बताइए आप लोग। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा खाद्य और अन्य उत्पादन। तो ये उपभोक्ता का ये वाला जो होता है ये अर्ध उत्पादन वाला क्षेत्र माना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र दर्शाता है। तो लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है, रोजगार को दर्शाता है, मुद्रास्फीति को दर्शाता है, अस्फीति को दर्शाता है या आय वितरण को दर्शाता है। तो बताइए लॉरेंस वक्र। चलिए तो सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18, अच्छा ऑप्शन नंबर डी आय और वितरण को दर्शाता है। लॉरेंस वक्र आय और वितरण को दर्शाने वाला काम करता है, लॉरेंस वक्र आय और वितरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। भारत में राजकोष से नीति निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो राजकोष से नीति का उद्देश्य शामिल नहीं है पूर्व रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का निश्चितन वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम। तो कौन सा शामिल नहीं पूछा वो बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध। तो आय और उपभोग में किस प्रकार, प्रतिलाभ का संबंध है, आंतरिक संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, कोई संबंध नहीं है। तो चलिए आंसर की बढ़ते हम लोग देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी में हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन नंबर बी इसका प्रत्यक्ष संबंध है। चलिए तो आय और उपभोग में क्या होता है, जैसे कि आप कोई वस्तु है तो किसी वस्तु का आय में यदि हम वृद्धि करते हैं तो आय बढ़ने से उपभोग में व्यय में बढ़ता है। तो आय वृद्धि होने से उपभोग का जो होता है उपभोग का व्यय क्या कहता है, बढ़ता है, उपभोग का व्यय बढ़ जाता है। परंतु यदि हम उपभोग में होने वाली वृद्धि, यदि उपभोग में वृद्धि हो रहा है तो उपभोग में वृद्धि होने से क्या होता है, वस्तु के आय में होने वाली वृद्धि में क्या कमी हो जाती है। यदि उपभोग में वृद्धि होने लगा तो वस्तु के आय में क्या हो जाती है, वस्तु के आय में होने वाली वृद्धि कम जाती है। तो ये भी याद रखें, वस्तु का आय में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बताओ राज्यसभा सदस्य की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है, 250, 235, 245 और 240। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा 250। अधिकतम संख्या कितनी है, 250, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके दौरान अधिकतम बजट की संतुष्टि होती है। तो इसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है आकलन के दौरान, तेजी के दौरान, मंदी के दौरान या युद्ध काल के दौरान। तो किसमें मतलब तेजी हो जाती है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तेजी के दौरान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेजी के दौरान, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। संसद सदस्य अपनी सदस्यता को गवा देगी यदि वह सत्रों को निरंतर अनुपस्थित रहे। तो उसको गवा देगा यदि वह निरंतर अनुपस्थित रहेगा। तो 45 दिन तक, 60 दिन तक, 365 दिन तक, 90 दिन तक, बताइए आप लोग। तो सही आंसर 60 दिन तक। यदि 7 दिन वो अनुपस्थित रहते हैं तो वो उनकी संसद की सदस्यता का गवा दे देगी। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय कोष अभिक्षरण कौन सा अंग है। राष्ट्रीय कोष अभिक्षरण का कौन सा अंग है, कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका या सिविल कर्मचारी। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विधानमंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल। अच्छा यहाँ पे बी में है ऑप्शन नंबर विधानमंडल हो जाएगा। एक मिनट,
चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25, लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा या राष्ट्रसभा के सभापति के द्वारा? चलिए, तो सही आंसर क्या हम लोग बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? एस टेलर ने, W.K. रोडन ने, T.H. मेमन ने और फ्रॉक मोरियन ने। तो किसने, बताइए सही जवाब इसका, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा टीसी मेंचन ने। कौन सा? टीसी मेंचन। तो टीसी मेंचन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, टीका, टीका का आविष्कार किसने किया था ये पूछा। जॉन सिमसन ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और क्रिस्टन बर्नौड ने। तो बताइए टीका का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कर लेते हैं, किस महल को डज डज पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महल है जैसे डच पैलेस के नाम से है? लेह महल को, हवा महल को, या मंचेरी महल को, या मैसूर महल को? चलिए आप लोग बताइए। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मंचोरी महल को, तो इसका मंचोरी महल को क्या कहते हैं? इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, दादा साहब फाल्के किस वर्ष अपनी पहली क्या है फीचर फिल्म की तैयारी की थी? तो दादा साहब पहले कब आए थे, मतलब पहली फीचर फिल्म? ऑप्शन में 1912, 1911, 1913, 1910। चलिए सही आंसर बताइए ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर 1913, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1913 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका है? तो साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका हारुकी मुराकामी, जॉन मिल्टन, केंजाबुंटो ओए और माइकल मधुदत्त। बताइए इसका सही जवाब। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा कंजामिन बॉयड, कंजामिन ओइट, ऑप्शन नंबर सी कंजामिन ओइट हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में? तो बताइए कहाँ पे ये है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कलपक्कम। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर कलपक्कम, ऑप्शन नंबर डी कलपक्कम है। तो इंदिरा गांधी कहाँ पे है? कलपक्कम, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, क्या वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF सूचकांक 2021 की भारत की रैंक? तो 21वां वाला रैंक छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, चंद्रगुप्त, महावीर, अशोक? चलिए बताइए आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर, महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। तो जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी है। तो ये भी आया। चंद्रगुप्त होता है, गुप्त वंश होता है, जिसमें से इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त रहता है, जिसमें से इसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बाद आता है बिंदुसार, बिंदुसार का बाद फिर आता है अशोक। अशोक ने क्या कलिंग के युद्ध लड़ता है? तो ये भी याद रखिएगा, कलिंग के 261 BC में, 261 BC में कलिंग के युद्ध लड़ता है। फिर बिंदुसार आता है, जिसे का शत्रुघात या शत्रुनाश के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी याद रखिएगा। गौतम, ये बौद्ध धर्म को अपनाता है, ठीक है, जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म। तो गौतम बौद्ध धर्म को अपनाता है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, अशोक का शिलालेख किस लिपि में खोदे गए हैं? तो अशोक का शिलालेख बताना है, मगधी, ब्राही, देवनागरी लिपि या पाली लिपि में? बताइए आप लोग। तो सही आंसर क्या? ब्राही लिपि। तो सही आंसर ब्राही लिपि में। अगला क्वेश्चन है, महारैली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो लौह स्तंभ किसने स्थापित किया बताया? गुप्त काल ने, मौर्य वंश ने, या सातवाहन ने, या कुषाण वंश ने? तो कौन स्थापित किया था लौह स्तंभ? चलिए, तो 35 का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मगध। तो हो जाएगा गुप्त वंश ने ना, हाँ गुप्त वंश, मगध नहीं गुप्त वंश। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुप्त वंश। अगला देख लेते हैं 36 में, निम्नलिखित में से किसने अपनी क्या है विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, या समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन का नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्र को भारत का नेपोलियन का नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने उपनिवेश आनंद मठ, तो अपने आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या है, बंगाल नगाहा में किस विद्रोह ने विश्व निषेध उल्लेख किया था? विश्व निषेध उल्लेख ने चौर विद्रोह ने, सन्यासी विद्रोह ने, कोल विद्रोह ने या संथाल विद्रोह ने? चलिए आप लोग क्वेश्चन ध्यान से दीजिए। तो कौन सा विद्रोह था इसका? सन्यासी विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी हो इसका सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। अभिनव भारत की नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? अभिनव भारत नाम की स्थापना किसने की? लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनय दामोदर सावरकर ने, बिपिन चंद्र पाल ने? चलिए तो देख लेते हैं इसका सही है विनय दामोदर सावरकर ने। तो इसका विनय दामोदर सावरकर ने, तो इसका सही आंसर विनय दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। लाहौर संयंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर संयंत्र मामला बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अरविंद घोष? तो क्या हो जाएगा? भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह के बाद। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद? चलिए तो ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल सिंह। कब किया था? 1913 में। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 लाला हरदयाल ने की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो आप लोगों का जीके का एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी का जीके का प्रैक्टिस आज कंप्लीट हो गया पार्ट 1। जो कोई भी उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं उनके लिए जीके